हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सेल चैप्टर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने सोचा आज बायो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज जो है हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और क्लास 11th की बायोलॉजी, और जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर काफी सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, आपको जो है ये चैप्टर आना चाहिए बाकी सारे चैप्टर की स्टडी करने के लिए। जो काफी सारी जगहों पर इसकी चीजें, इसमें जो पढ़ी हुई चीजें आपकी होंगी वो अलग अलग चैप्टर्स में आपको रिलेट करने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा वापस से। ठीक, इसलिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अब इस चैप्टर में जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे अगर मुझे मान लिया एक घर बनाना हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? एक बेसिक से ईंट, सही बात है, ईंट लेता हूँ, थोड़ा बहुत उसके साथ मसाला सीमेंट वगैरह लगाया और मैंने तैयार कर दिया। क्या? एक रूम तैयार कर दिया, दीवार बनाई और दीवार से एक रूम बना दिया, दूसरा रूम बनाया, तीसरा रूम बनाया। मान लिया एक फ्लोर पे मैंने 4 रूम बना दी, एंड उसके बाद उसके ऊपर दूसरा रूम, दूसरा फ्लोर बना दिया, उसमें भी 4 रूम, फिर उसके ऊपर तीसरा बना दिया। ऐसे करके मतलब मैंने एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बना दी। तो अगर आप देखोगे मैंने स्टार्ट कहां से किया था? एक क्यूबॉइडल शेप का जो है आपके पास ईंट था, और उससे जब आपने स्टार्ट किया तो अलग अलग शेप के रूम, आपने रूम में अलग अलग डिजाइन्स बनाए होंगे, और आपके घर की जो डिजाइन होगी हो सकता है दूसरे घर के डिजाइन से अलग हो। यानी कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है आपका घर, वो आपके घर और दूसरे घर क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे इस पूरे घर को बनाने के लिए हमने सबसे बेसिक चीज जो इस्तेमाल की थी वो था ईंट, वैसे अगर मुझे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना है और मुझे डिफाइन करना है कि एक लिविंग कौन होता है, तो उस लिविंग के पास एटलीस्ट एक सेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट एक सेल होनी चाहिए। एक सेल है तो भी चलेगा, एक से ज्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट एक सिंगल सेल होना चाहिए। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या मैं बोल दूं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सर यहां स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है एंड फंक्शनल का मतलब क्या, समझते हैं? जब मैं बोलता हूं स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी हमारी, आपकी, किसी प्लांट की, किसी और एनिमल्स की, सबकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से मिलकर। आप बोलोगे नहीं सर सेल से नहीं बनी हुई है, बोन्स की बनी हुई है, मसल्स की बनी हुई है। तो ठीक है भाई साहब, देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हमें एक ह्यूमन की बॉडी बनानी हो तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? एक स्केलेटन चाहिए होगा, ठीक है? स्केलेटन किसका बना होता है सर? बोन्स का बना होता है। और फिर इन स्केलेटन के ऊपर मैं क्या लगा दूं? मसल्स लगा दूं, तो एक ह्यूमन की ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो अगर मैं बोलूं स्केलेटन किसका बना है? बोन्स का बना है। और बोन्स किसकी बनी होती हैं? बोन सेल की बनी होती हैं। तो ओवरऑल आप कहां पहुंच गए? फिर से सेल पे पहुंच गए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बोन किसने बनाया? एक सेल ने बनाया, और सेल से बोन बनी, एंड बोन जब आपस में कंबाइन हुई तो जाकर के मेरा एक स्केलेटन सिस्टम बना। ऐसे ही मसल्स किसके बने होते हैं? मसल सेल के। तो भैया जब बहुत सारी मसल सेल्स मिलती हैं तो मसल बनी, और उस स्केलेटन पे मैंने मसल्स लगा दी, स्केलेटल मसल। जब मैंने स्केलेटल मसल स्केलेटन के ऊपर लगा दी तो एक ह्यूमन का पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। फिर उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज लगाए। अब एपिथेलियल टिश्यू किसके बने हैं? एपिथेलियल सेल के बने हुए हैं। तो सेल्स यानी टिश्यूज भी कौन बना रही है? सेल बना रही है। और जब वो टिश्यूज मैंने बाहर स्किन वगैरह सब कुछ बना दिए तो एक ह्यूमन की बॉडी रेडी हो गई। कहने का मतलब कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी मुझे बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगी? सबसे बेसिक यूनिट, दैट इज सेल रिक्वायर्ड होगी। सही बात है। फिर सर ठीक है, स्ट्रक्चरल बात हो गई। अब ये बताओ कि फंक्शनल का मतलब क्या है? इसका मतलब, फंक्शनल का मतलब क्या होता है? तो अगर हम बात करें फंक्शनल यूनिट, तो फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब कौन करता है? सेल, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपने क्लास 10th में एक बेसिक सी चीज पढ़ी होगी, रेस्पिरेशन। आपने पढ़ा था कि मेरे पास क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमने क्या किया? ग्लाइकोलिसिस किया। क्या किया? ग्लाइकोलिसिस किया, ठीक है? ग्लाइकोलिसिस करने के बाद क्या बनता था? पायरुविक एसिड बनता था। सही बात।
और आपको पता है कि सर ये ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक, जब हमने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते थे किसमें? CO2 में और H2O में, और प्लस क्या निकलती थी? एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है ये कहां होती थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में मिलता है। ठीक, साइटोप्लाज्म कहां मिलता है? एक सेल के पार्ट है, एक सेल का कंपोनेंट है। इसका मतलब कि जब मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूं, ग्लाइकोलिसिस करूं, या फिर मैं पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करूं, तो ये सब काम कहां हो रहे हैं? सेल के साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म किसका पार्ट होता है? सेल का ही तो पार्ट होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि द फंक्शन ऑफ द बॉडी इज परफॉर्म बाय ए सेल। हो सकता है ग्रुप ऑफ सेल मिलके वो काम कर रही हैं, हो सकता है कि सिंगल सेल अकेले वो काम कर रही है, लेकिन फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? एक सेल परफॉर्म कर रहा है। इसलिए मैं सेल को क्या बोलता हूं? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज मेड बाय सेल, या स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज फॉर्म बाय द सेल एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इज परफॉर्म बाय ए सेल। क्लियर बात हुई? तो सेल क्या होती है ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर सेल के बारे में पता कैसे चला, सेल नाम कहां से आया और किसने रखा इसको? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा क्लास 9th में, रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक भाई साहब हैं, इनका शौक था ये जानने का कि भाई हम सब किसके बने हुए हैं, हम सब, आप, प्लांट, एनिमल्स, मतलब सारे लोग किस चीज के बने हुए हैं। और ये इसी की खोज में लग गए, और जब इसकी खोज करते रहे तो खोज करते करते इन्होंने देखा क्या? एक कॉर्क स्लाइस देखा। अब कॉर्क क्या होता है सर? आपने कभी कफ सिरप, जो है डॉक्टर कभी खांसी होती हुई कफ सिरप देता है ना, ढक्कन जब खोलते हो तो अंदर एक व्हाइट कलर की लेयर मिलती है। जो व्हाइट कलर की लेयर है उसी को हम बोलते हैं कॉर्क। प्लांट का प्रोडक्ट है, वो प्लांट से मिलता है, बट उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। जब इन्होंने इस कॉर्क को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा तो इनको कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट देखने को मिले। क्या मिले? कंपार्टमेंट, ऐसे। ठीक, कुछ इस तरीके से इनको कंपार्टमेंट देखने को मिला। क्योंकि एक छोटे कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं सेल। सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम या कंपार्टमेंट। सेल का मतलब क्या है? लिटिल रूम या फिर कंपार्टमेंट। तो क्योंकि ये कंपार्टमेंट छोटे छोटे थे, इसलिए नाम रॉबर्ट हुक ने इसका क्या रख दिया? सेल रख दिया। तो सेल नाम किसने रखा था? रॉबर्ट हुक ने रखा था। पहली बार सेल देखा किसने था? रॉबर्ट हुक ने था। लेकिन जो सेल देखा था ये डेड सेल थी। क्या थी ये? डेड सेल। अगर ये डेड सेल है तो ना तो रेस्पिरेशन कर रही होगी, ना तो कोई लिविंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस करता है वो कोई प्रोसेस, कोई एक्टिविटीज इस सेल के अंदर नहीं हो रही होगी। इसका मतलब फर्दर स्टडीज करना तो पॉसिबल ही नहीं था, मतलब इसके आगे की कोई स्टडीज नहीं हुई। तो इन्होंने बस देखा और बता दिया भैया ऐसा कुछ रूम टाइप का छोटा छोटा कमरा दिख जाता है, एंड दैट रूम टाइप की स्ट्रक्चर, उसे हमने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। और सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम या कंपार्टमेंट, इसलिए नाम इसका सेल पड़ा। ठीक, कब देखा था ये? इन्होंने देखा था 1665 के अंदर। ठीक, इन्होंने देखा और यहां पे बात खत्म हो गई। पहली सेल किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार सेल रॉबर्ट हुक ने देख ली थी। इसके बाद पहली लिविंग सेल किसने देखी थी? जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक। क्या नाम था भाई साहब? एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक जो है एक नॉर्मल मैन थे, हमारी आपकी तरह, बट जो है इन्होंने बाद में आगे चल करके बहुत सारी जो है रिसर्च की और बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्कवर की। एक जनरल स्टोर चलाया करते थे और जो है प्रोफेशन इनका क्या था? टेलर, मतलब कपड़े उपड़े सिला करते थे। इन्होंने जो है, इनका शौक था कि जो है ये देखें कि कपड़े जो हम सिलते हैं, जैसे ये अगर टी शर्ट की बात करें तो जो सिलाई होती है वो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन ये जो कपड़े हैं ये कैसे बने हुए हैं, इनकी सिलाई नेचर ने कैसे की है, ये जानना चाहते थे। इनकी क्यूरियोसिटी थी। अब आपको पता है, अगर आपका कुछ मन कर रहा हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, तब क्या करोगे? आप अलग अलग तरीका ढूंढोगे कि कैसे देखें। तो ऐसे ही एंटोन वॉन लीवेनहुक ये देखने की कोशिश में जो है उन्होंने ऑब्जर्व क्या कर लिया? देख क्या लिया? एक बैक्टीरिया सेल। क्या देखा? एक बैक्टीरियल सेल देखा। और बैक्टीरिया तो लिविंग होता है, और इस सेल को इन्होंने कहां देखा था? वाटर के अंदर। कहीं कहीं पे लिखा होता है भाई बारिश का पानी था,
कहीं लिखा होता है पोन्ड वाटर था। तो जैसा भी था पानी था, उसमें बैक्टीरिया इनको मिला और वो एक पहली लिविंग सेल थी जो किसने देखी थी, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने थी। ठीक, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने ये सेल देखी। इसके बाद काफी समय बीत जाता है, लगभग अराउंड 150-2 साल हो जाते हैं। एंड 150-200 साल के बाद हमारे पास कहानी में एक और साहबजादे आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने 1831 के अंदर ये बताया था कि भैया सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मतलब ये हमने हिस्ट्री वाली बातें कर ली कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली लिविंग सेल देखी, 1674 जो है एंटोन वॉन लीवेनहुक ने पहली बार एक लिविंग सेल देखी थी। तो अगर आपसे पूछे लिविंग सेल किसने डिस्कवर की, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर क्या देखा था, न्यूक्लियस देखा था। सही बात है, ये तो बेसिक बातें हो गई हिस्ट्री की। अब अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हो तो एनसीईआरटी कहती है भैया ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक ऑर्गेनिज्म ऐसे जिसके पास एक सेल हो, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा सेल हो। तो जिनके पास एक सिंगल सेल होती है उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और जिनके पास एक से ज्यादा सेल हुई उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। सही बात है। अब सुनना, यूनिसेलुलर इनके पास कितनी सेल है, सिंगल सेल। इनके पास क्या है भाई साहब, मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा हो। अब सुनना मेरी बात, सिंगल सेल है तो क्या सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शंस बॉडी के कर सकता है, या किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाने के लिए जो सारी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, ये जो है एक सिंगल सेल क्या कर सकती है, कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। यानी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकती है। लेकिन फर्क किस बात का है, एक अकेली सेल सारा काम कर रही है, कोई दूसरा सपोर्ट देने के लिए नहीं है। तो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर मान लिया बहुत सारी सेल हैं तो हमने एक सेल को काम दे दिया भैया तू रेस्पिरेशन कर ले, दूसरे को दे दिया तू डाइजेशन कर ले, तीसरे को अलग काम दे दिया, चौथे को अलग काम दे दिया, भैया सब अलग अलग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि वो एक ही तरह का काम कर रहे हैं इसलिए वो ओवर टाइम स्पेशलाइज्ड भी हो जाते हैं, उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। एक्सपर्ट से अगर काम कराओगे तो बढ़िया काम करके देगा। तो यहां पर क्या होगा, मल्टी सेलुलर के अंदर, क्योंकि यहां पर वर्क का डिवीजन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं भाई यहां पर क्या मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर, या आप बोलो वर्क का क्या होगा, डिवीजन होगा। सेल स्पेशलाइज्ड होंगे, इसलिए ये सेल कैसी होती हैं, एफिशिएंट होती। काम ये भी करेगी, काम वो भी करेंगे, सारी एक्टिविटीज वही परफॉर्म करेंगे, सारी एक्टिविटीज ये भी परफॉर्म करेंगे। सिर्फ फर्क किस बात का है, स्पेशलाइजेशन का और एफिशिएंसी का। मल्टी सेलुलर ज्यादा एफिशिएंट होंगे, यूनिसेलुलर क्या होंगे, कम एफिशिएंट होंगे। इसलिए देखोगे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। और अगर आप बैक्टीरिया की बात करोगे जो यूनिसेलुलर है वो क्या है, बहुत कम डेवलप्ड होता है, डाइजेशन और बाकी सारी प्रोसेस उसके अंदर बहुत सिंपल सी होती हैं। ठीक, तो फर्क किस बात का है, सिर्फ स्पेशलाइजेशन का एंड डिवीजन ऑफ लेबर का। बाकी एक सिंगल सेल भी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है और बहुत सारी सेल भी मिलके सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है वो क्या है, सेल थ्योरी। क्या है वो, सेल थ्योरी। अब सर ये सेल थ्योरी क्या है, कुछ नहीं, हमारे पास दो लेख थे, एक थे सिल्डन और एक थे स्वान। ठीक, सिल्डन जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, जर्मनी के। तो जर्मनी के रहने वाले सिल्डन भाई साहब हैं, जर्मन साइंटिस्ट सिल्डन भाई साहब, और ईयर था 1838। ये स्टडी कर रहे थे। अच्छा ये बॉटनिस्ट है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ये सब पूछते हैं। बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट का काम क्या होता है, ऐसे साइंटिस्ट जो प्लांट की स्टडी करते हैं उनको हम बॉटनिस्ट बोलते हैं। तो सिल्डन एक बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे। 1838 के अंदर ये बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। बहुत सारे प्लांट्स को देखने के बाद इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि भैया सारे प्लांट तो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, सारे प्लांट किसके बने हुए हैं, सेल के। बात समझ में, ठीक है, सारे प्लांट सेल के बने हुए हैं। इन्हीं के साथ में इंग्लैंड के रहने वाले, या हम बोले ब्रिटिश, एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे स्वान।
ईयर था 1839 और ये एक जूलॉजिस्ट हैं, तो मतलब इनका शौक तो क्या होगा, एनिमल्स की स्टडी करना, लेकिन एनिमल के साथ साथ जो है ये प्लांट की भी स्टडी करने में लग गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व किया कि भैया कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबके बाहर एक मेम्ब्रेन होगी, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी आउटर मोस्ट कवरिंग किसी भी सेल की वो क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन। ये सबके सेल के बाहर एक बाउंड्री मिलती है, एंड दैट बाउंड्री जो आउटर एनवायरनमेंट को सेल के इनर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको हम, सेल मेम्ब्रेन। किसने ऑब्जर्व किया सबसे पहली बार, स्वान ने किया। दूसरी बात इन्होंने बताया अगर कोई प्लांट है तो प्लांट के अंदर एक एडिशनल वॉल होती है। क्या होती है, एक एडिशनल वॉल होती है, और वो एडिशनल वॉल जो है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल वॉल। तो पहली बार ऑब्जर्व किसने किया सेल वॉल को, स्वान ने किया। जबकि ये जूलॉजिस्ट थे तो हम सोचते हैं कि भैया अगर कहीं ऑप्शन में मिल जाए कि सेल वॉल किसने ऑब्जर्व किया था तो हमको लगता है सिल्डन ने किया होगा, बट किसने किया था, स्वान ने किया था, ठीक है ना। तो सेल वॉल को सबसे पहली बार किसने देखा, स्वान ने। सेल मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया पहली बार, स्वान ने बताया। और जब इन्होंने दोनों ने अपनी रिसर्च पब्लिश की तो दोनों को लगा यार हम तो दोनों सेम बातें कर रहे हैं, वो भी कह रहा है सेल के बारे में, मैं भी कह रहा हूं सेल के बारे में, तो एक काम करते हैं दोनों मिलके साथ में काम कर लेते हैं। और दोनों मिलके साथ में काम करते हैं और दोनों ने मिलके क्या दे दिया, सेल थ्योरी। बट उससे पहले स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी थी। अब हाइपोथेसिस क्या दी थी, इन्होंने बोला था भैया चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, सब किसके बने होते हैं, सेल के, या तो सेल के किसी प्रोडक्ट के बने होंगे। यानी सिंपल शब्दों में ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, all plants and animals are made up of cell and cell product। यानी सेल के बने होंगे या सेल के किसी प्रोडक्ट के बने होंगे। सही बात है। ये हाइपोथेसिस किसने दी थी, स्वान ने दी थी, ठीक है बात। और मैंने बोला कि ये दोनों बाद में मिल जाते हैं और मिलकर इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। तब इन्होंने क्या बोला सेल थ्योरी में, सेल थ्योरी में इन्होंने बस सिंपल सा एक पॉइंट सा बोला था कि वी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सब किसके बने हुए, सेल के बने हुए, दिस इज द सेल थ्योरी। बट आपको पता है सेल थ्योरी सिर्फ इतनी नहीं है, सेल थ्योरी में एक और पॉइंट होता है कि हमेशा जब कोई नई सेल मुझे बनानी होगी तो मैं कहां से बनाऊंगा, किसी एक पुरानी सेल यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनाऊंगा। इसका मतलब यहाँ एक और साइंटिस्ट का रोल आने वाला है, और वो साइंटिस्ट कौन है, रुडोल्फ विर्चो। कौन है, रुडोल्फ विर्चो। तो तीसरे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, रुडोल्फ विर्चो, और ये एक पैथोलॉजिस्ट थे। पैथोलॉजिस्ट बीमारियों की स्टडी करते थे, और बीमारियों की स्टडी करने के बाद इनको ये पता चला कि भाई साहब जब भी मुझे कुछ नई सेल बनानी हो तो मुझे उसके लिए एक पुरानी सेल चाहिए होगी। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, और वो स्टेटमेंट क्या थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि ऑल द सेल arises from pre-existing cell। मतलब मेरे पास अगर एक सेल हो तो उस सेल से मैं 2 सेल बना सकता हूं, 2 से 4 कर सकता हूं, 4 से 8 कर सकता हूं, 8 से 10 कर सकता हूं। मतलब एक सेल पहले से होनी चाहिए और वो सेल डिवाइड करके नई सेल्स बनाती चली जाएगी। ठीक, अब इन तीनों का कंबाइन करके हमारे पास बनती है सेल थ्योरी। क्या बनती है भाई साहब, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी कहती है पहला पॉइंट कि ऑल ऑर्गेनिजम्स या ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल। अब किसके बने हुए हैं, सेल के। दूसरा पॉइंट क्या था, ऑल द सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बाकी सारी सेल्स कहां से आती हैं, एक पहले से मौजूद किसी सेल से आती हैं। दीज 2 पॉइंट्स आर सेल थ्योरी। ठीक, तो अगर आपसे पूछे सेल थ्योरी क्या होती है, बस ये दोनों पॉइंट मेंशन करने और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो है आगे बात करते हैं हम। आगे हमारे पास टॉपिक आता है कि भाई साहब एक सेल का ओवरव्यू लेना है। मतलब अभी बेसिक सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, सेल अभी स्टार्ट नहीं हुआ पूरा। अब हमें लेना है एक सेल का ओवरव्यू कि मतलब एक सेल में होता क्या है, ताकि जब हम सारे ऑर्गन्स की स्टडी करें तो हमें
पता चले कि भाई साहब क्या पढ़ने वाले हैं और क्या हमें मिलेगा यहाँ पर। देखो ध्यान से, मैंने एक सर्कल सा बना दिया। जब आप किसी सेल को देखोगे तो आपको हमेशा उस सेल के बाहर एक बाउंड्री मिलेगी, एंड द बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक सब सेल के अंदर मिलेगा, ध्यान रखना इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो आपका मन करे सेल मेम्ब्रेन बोल दो, आपका मन करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इस सेल के अंदर सेंटर में ऐसे एक डार्क स्ट्रक्चर होगी, और जैसे ही सेल के अंदर इंटर करोगे तो इंटर करने पर दिखेगा कि आपको भाई साहब पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है, मतलब लिक्विड ही लिक्विड। एंड द लिक्विड जो पूरे सेल के अंदर भरा हुआ है, इस बाउंड्री के अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, और जो पूरा लिक्विड भरा है ये पूरे लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म ध्यान से ना, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मैंने क्या बोला? मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मतलब सेल की सारी एक्टिविटीज कहां होती हैं? इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग बाउंड्रीज, डीलिमिटिंग बाउंड्रीज। मतलब एक ऐसी बाउंड्री जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। क्लियर? अब इस साइटोप्लाज्म के सेंटर में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है जो मैंने बनाया रेड से। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली न्यूक्लियस। तो मतलब एक न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस कुछ नहीं है, जैसे एक ऑफिस है, ऑफिस में एक जो है मेन बंदा कोई बॉस होता है, और वो ऑफिस में बैठता है और बाकी सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, कंट्रोल करता है ना, तो वही है ये हेड ऑफिस। सारे एम्प्लॉयज यहाँ साइटोप्लाज्म में मिलेंगे और सब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। उनका कंट्रोल सेंटर कौन है? न्यूक्लियस। ये देख रहा होगा कि भैया कौन सही से काम कर रहा है, किससे कौन सा काम करवाना है, कब प्रोटीन बनवाना है, कब प्रोटीन नहीं बनवाना होगा, ये सारी चीजें रेगुलेट बैठ के कौन करता है? न्यूक्लियस। सेंटर में मिलेगा आपको। ठीक, क्लियर होगी बात? अब ये बचा हुआ बीच का हिस्सा पूरा साइटोप्लाज्म। अब इस बीच के हिस्से में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे। तो ये बीच के स्ट्रक्चर में जो कुछ भी आपको मिलेगा, यहां जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने ये राइबोसोम बना दिया। ठीक, ये राइबोसोम बना दिया मैंने। इसके बाद मान लिया ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कुछ मटेरियल भर दिया, लाइसोसोम मैंने बोल दिया इसको। मान लिया मैंने एक स्ट्रक्चर बना दी और ऐसे कुछ इनफोल्डिंग्स कर दी। ठीक, जो आपको क्या बोल सकते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया हमने। ठीक, इसके अलावा अगर मान लिया मैंने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना दी, इसको मैंने क्या बोल दिया? गोल्जी बॉडी बोल दिया। ये क्या दिख रही है आपको? गोल्जी बॉडी। ये क्या है भाई साहब? राइबोसोम। ये क्या है? लाइसोसोम, तो साइड बैक ऑफ द सेल। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, पढ़ा होगा आपने माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एरिया है वहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी सब मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। मतलब एक सेल के अंदर बेसिकली बाहर एक बाउंड्री होगी जो आउटर एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट कर रही होगी, एंड उसके बाद सेंटर में एक न्यूक्लियस मिलेगा, और बीच में जो पूरी एरिया है, द एंटायर एरिया, वहां पर आपको बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है ना? तो एक बेसिक आइडिया लग गया कि सेल कैसे दिखती है। अब सेल कैसी दिखती है, इसके बाद हम बात करते हैं एक सेल की शेप कैसी होती है और एक सेल का साइज कैसा होता है। तो हम सेल के शेप और साइज की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल का साइज। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो सेल का साइज फिक्स नहीं होता। कैसा होता है? वेरिएबल। भाई अलग अलग सेल का साइज अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, उनकी भी बात करते हैं। एक मेरे पास है एनिमल सेल। अगर कोई एनिमल सेल है, इन जनरल एक एनिमल सेल का साइज कितना होता है? 10 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर। अब सर 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 मीटर लंबा एक धागा लो, 10 लाख टुकड़े कर दो उसको, एक टुकड़ा 1 माइक्रोमीटर है, बहुत छोटा होता है। और ये कितना है? 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर साइज का एक एनिमल सेल। अगर कोई पूछे भाई एक प्लांट सेल का साइज कितना होता है, तो एक प्लांट सेल एवरेज साइज 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, यानी प्लांट सेल स्लाइटली एनिमल सेल से बड़ी साइज की होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं एक बैक्टीरिया की, तो सर एक बैक्टीरिया किस साइज का हो सकता है? सर एक बैक्टीरिया 2 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक।
बैक्टीरिया में ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। अगर आप वायरस पे आ जाओ तो वायरस का साइज कितना होता है? 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। तो आप देख ही रहो, इतने सारे मैंने साइज लिख दिए। इसका मतलब किसी सेल का साइज फिक्स नहीं है, हर एक सेल अलग अलग साइज की हो सकती है। हर एक सेल क्या हो सकती है? अलग अलग साइज। और एक चीज, आरबीसी का डायमीटर भी एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है। बताओ भाई साहब, आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? आरबीसी का डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, यानी सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। सही बात। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट सेल में दो कैटेगरी है भाई साहब। एक तो पूछे अगर विद सेल वॉल, भाई अगर मेंशन नहीं है कुछ तो हम मानेंगे कि विद सेल वॉल। क्या है विद सेल वॉल? विद सेल वॉल आपका बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। क्योंकि वायरस के पास तो कंप्लीट सेल होती नहीं है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं है। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो किसी को हम लिविंग कंसीडर ही नहीं करते भाई साहब। उसके पास क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल और कुछ नहीं। ठीक, तो वायरस को हम कंसीडर ही नहीं करते। तो सबसे छोटी सेल कौन सी हो गई? बैक्टीरिया की। लेकिन अगर मैं विदाउट सेल वॉल की बात करूं, किसकी बात करूं? विदाउट सेल वॉल। तो विदाउट सेल वॉल सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? आपकी माइकोप्लाज्मा की। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की सेल होती है। ठीक, तो आपको पता चल गया कि भाई साहब सेल का जो साइज है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। मतलब सेल का साइज फिक्स नहीं होता है। तो अगर सेल का साइज फिक्स नहीं है तो मतलब सेल का साइज वेरिएबल है। कुछ डाटा आपको याद रखने, सारे याद तो करने नहीं है क्योंकि हर एक का अलग अलग होगा। तो हमें अब बात करते हैं सेल की शेप की। किसकी बात करते हैं? सेल के शेप की। तो अगर मैं बात करूं सेल के शेप की, तो फिर से वही बात आंसर की, भैया सेल का शेप भी क्या होता है? वेरिएबल होता है। कैसा होता है? वेरिएबल। अलग अलग शेप। जैसे इन जनरल अगर आप किसी एनिमल सेल की बात करोगे, एनिमल सेल जरूरी नहीं है हर बार, लेकिन कैसी दिखेगी आपको? स्फेरिकल मिलेगी आपको। आप एक प्लांट सेल की बात करोगे, इन जनरल कैसी दिख जाएगी आपको? हेक्सागोनल शेप में मिल जाएगी। ठीक, ये कुछ बेसिक शेप है। अच्छा, इसके अलावा एनसीईआरटी ने कुछ सेल्स लिख रखे हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे यहां देख, आपको ये क्या दिख रहा है? रेड ब्लड सेल, शेप आपको अलग से दिख ही रहा है। व्हाइट ब्लड सेल स्फेरिकल शेप के दिख रहे हैं। पिलर लाइक कॉलमनर सेल, कॉलमनर एपिथेलियम दिख रहे हैं। ये देखो 9 सेल्स, इनके शेप अलग है भाई, लंबी से धागे की तरह दिख रही है। ये क्या दिख रही है? ट्रैकिट, जो कि इलोंगेटेड शेप में है। ये आपको क्या दिख रही है? मेसोफिल सेल, जो कि ओवल शेप में या आप बोल दो राउंडेड शेप में है। तो कहने का मतलब क्या है कि सेल का शेप भी तो है क्या? वेरिएबल, क्योंकि हर एक सेल का शेप अलग अलग हो सकता है। तो एनसीईआरटी ने कुछ शेप लिख रखे हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? डिस्कॉइड हो सकते हैं, रेटिकुलर मतलब थ्रेड लाइक हो सकते हैं। ठीक, डिस्कॉइड हो सकते हैं, रेटिकुलर हो सकते हैं, ठीक है ना। बाइकॉनकेव हो सकते हैं, इर्रेगुलर हो सकते हैं। ठीक, ये सब कई सारे शेप हैं जिसमें आपको सेल देखने को मिलेगी। तो आपको कुछ बेसिक आइडिया रखना है। और ये फिगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है और आपको ये डायग्राम दिखा देंगे और बोल देंगे भैया पहचान लो ये कौन सी सेल है, ठीक है ना। तो आपको ये डायग्राम देखना है और आपको पहचान आनी चाहिए कि अच्छा ये नर्व सेल है, ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये कॉलमनर एपिथेलियम है, ये मेसोफिल सेल है और ये ट्रैकिड है। क्लियर है? तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सेल का शेप अलग अलग हो सकता है और सेल का साइज भी अलग अलग हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं सेल के टाइप की, सेल के टाइप, तो सेल मेरे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल। ठीक, अब सुना ध्यान से। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का मतलब होता है पुरानी। कौन सी सेल? पुरानी, ओल्ड सेल, जो पहले जमाने में रहा करती थी। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन ही नहीं होती इनके पास। किसकी सेल होती है? बैक्टीरिया की। एक बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ना तो गोल्जी बॉडी मिलेगा, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिसके बाहर
मेम्ब्रेन होती है वो इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। क्या मिलता है इनके पास? राइबोसोम मिलता है बस। इसके अलावा और इनके पास कुछ स्ट्रक्चर बेसिकली मिलती है, ज्यादा मतलब यूकैरियोटिक की तरह इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलती हैं। जबकि यू मीन्स होता है मॉडर्न। भाई साहब ये नए जमाने के लोग हैं और इनकी नई सोच, तो इन्होंने ऑर्गेनल्स भी ज्यादा बना रखे हैं। क्या क्या बना रखे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, राइबोसोम तो था उनके अंदर भी, इनके अंदर भी पड़ा होता है। ठीक, तो राइबोसोम दोनों के अंदर कॉमन है। राइबोसोम यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। हाँ, फर्क होता है कौन से टाइप के राइबोसोम मिल रहे हैं, लेकिन मिलते दोनों के अंदर राइबोसोम है। क्लियर हो गई बात? तो मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब जो यूकैरियोटिक है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एक एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर। किसके अंदर? एक होती है एनिमल सेल और दूसरी क्या होती है? प्लांट सेल। क्लियर बात है? तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या है, और जो है सेल के टाइप्स क्या होते हैं, सेल का शेप एंड सेल का साइज क्या क्या हो सकता है। मतलब हमने बेसिक सी बातें सारी कर ली हैं। अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, एनिमल सेल का डायग्राम बनाएंगे, एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे भैया एक एनिमल और प्लांट सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बेसिकली मिल सकती हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिलेंगी, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि उन स्ट्रक्चर के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। मतलब एक एक करके जितनी भी स्ट्रक्चर मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो जितनी स्ट्रक्चर उस डायग्राम में हम बनाएंगे, हर एक स्ट्रक्चर की डिटेलिंग एक एक करके चैप्टर में हम देखते जाएंगे। ठीक है ना? तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन था आज, तो आपको बदल गया होगा सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या बोलते हैं। ठीक, तो क्लियर है यहां तक? तो आगे बढ़ते रहो भाई साहब, और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।